हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंपनी लॉ के जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसमें एक डेफिनेशन है लिस्टेड कंपनी की, उस लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। लेट्स सी क्या अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके कंपनीज एक्ट में कवर किए गए हैं। देखिए, अमेंडमेंट से पहले की अगर हम बात करें तो जो भी कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाती थी वो कंपनी लिस्टेड कंपनी मान ली जाती थी। तो अब इससे नुकसान होता था बेचारी छोटी कंपनीज को। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेटली बेस्ड उसने सिक्योरिटीज़ कर रखी है, उसका लिस्टिंग उसने करा रखा है डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह का, तो उनको लगता था अरे हम लिस्टिंग कराई डेट सिक्योरिटीज़ का और हम पे भी पूरा का पूरा सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गया है ना। तो लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस उन पे एप्लीकेबल हो रहे थे। तो अब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कुछ एक्सक्लूजन्स आ गए हैं। तो क्या क्या एक्सक्लूजन्स है वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन में लिस्टेड कंपनी की, कि लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये डेफिनेशन तो पहले भी थी, इसमें तो देयर इज नो चेंज एट ऑल। लेकिन इसमें एक प्रोविजो ऐड हो गया, और प्रोविजो क्या ऐड हो गया है, दैट प्रोवाइडेड दैट such class of companies, provided that such class of companies which have listed या intended to list such class of securities as may be prescribed, मतलब पावर किसके हाथ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन कंसल्टेशन विद सेबी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। मतलब अब यहाँ पे सीजी को पावर दे दिया गया है, इस प्रोविजो के थ्रू सीजी को पावर आ गया है कि सीजी जो है सेबी की कंसल्टेशन में कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की एम्बिट से एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये एक पावर आ गया है। तो ठीक है भाई, अब सीजी को पावर मिल गया तो सीजी रूल्स बनाएगी। रूल नंबर 2A जो है वो ऐड हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनको हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, ये सीजी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब देखो कौन कौन सी कंपनीज हैं। नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजो टू क्लॉज 52 ऑफ सेक्शन 2 The following class of companies shall not be considered as listed companies, namely, तो कौन कौन नहीं है। नंबर 1, पब्लिक कंपनीज। नंबर 1, कौन सी पब्लिक कंपनीज, which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange। इक्विटी लिस्टेड नहीं है, बट क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। वो भी कैसे इशूड थे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। कैसे इशूड थे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे थे। और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी कैसे इशू थे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे थे। तो अगर प्राइवेटली आपने इशू किया था और उनका लिस्टिंग कराया था तो उस केस में उनको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो पहला केस क्या हुआ, पब्लिक कंपनी। पहली कंडीशन, उनके इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। प्लस साथ में उनकी दो सिक्योरिटीज में से कोई भी लिस्टेड हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, देखो। Number 1, NCDs, non-convertible debt securities, NCDs, and number 2, NCRPs, non-convertible redeemable preference shares। ये दोनों ही कैसे इशू हुए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू हुए थे और उनका लिस्टिंग कराया गया था। तो ऐसे लिस्टिंग को हम यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुक्ति मिल गई है उनको लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोलता है बोथ कैटेगरी 1 and 2 अबव। ठीक है, अब है प्राइवेट कंपनीज। पहले तो हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। विच हैव लिस्टेड देयर NCDs ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो अगेन प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी बात की, NCDs की बात करी। तो प्राइवेट कंपनी किसकी बात कर रहे हैं, NCD, और वो भी किसके बेसिस पे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। दो कैटेगरी हो गई, पब्लिक कंपनी की हो गई, प्राइवेट कंपनी की हो गई। अब जो लास्ट कैटेगरी हमारी है वो पब्लिक कंपनी की है। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या बोलता है ये, विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट whose equity shares are listed on stock exchange in a jurisdiction as specified in section 23 subsection 3 of Companies Act 2013। मतलब
फॉरेन जुरिडिक्शन, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, इंडिया के बाहर लिस्टेड है, बोले तो ADR हो गया, GDR हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉरेन जुरिडिक्शन। सेबी ने बोला अगर तुम्हारी सिक्योरिटी बाहर लिस्टेड है, इसका मतलब कौन से इन्वेस्टर हुए, फॉरेन इन्वेस्टर हुए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इंडिया के इन्वेस्टर्स ही नहीं है, तो हम क्यों टांग अड़ाएं, तो हम टांग नहीं अड़ाएंगे बिल्कुल भी। तो इसीलिए इनको भी लिस्टिंग के एम्बिट से हटा दिया गया। तो 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको लिस्टिंग से हटाया। पब्लिक कंपनी में 2 केसेस हुए। पहला, अगर आपने प्राइवेटली NCD या NCRP इशू किए हैं या फिर आपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करा रखी है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। और प्राइवेट कंपनी के केस में NCDs अगर आपने इशू किए हुए हैं प्राइवेटली प्लेसमेंट बेसिस पे, तो भी आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। आई होप ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। अब दूसरा जो अमेंडमेंट है हमारा वो है स्मॉल कंपनी। छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा ना। आपको याद ही होगा स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में हमने 2 लिमिट्स पढ़ी थी, है ना, जिसमें पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट्स दे रखी थी। जो पेड अप कैपिटल की लिमिट है उसमें जो मिनिमम लिमिट थी हमारी, वो लिमिट चेंज हो गई है। अब वो कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई है। और टर्नओवर की जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी हो गई, 20 करोड़ हो गई है। तो आपको इतना सा चेंज करना है, आपका जो पुराना डेफिनेशन दे रखा है उसमें कट करके क्या कर देना, 2 करोड़ एंड 20 करोड़ कर देना। तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है, बस कट करो और अमेंडमेंट हो गया। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में बस इतना सा अमेंडमेंट है। चलो, ये हमारे चैप्टर 1 के दोनों अमेंडमेंट्स कवर्ड। चैप्टर 1 में 2 ही अमेंडमेंट्स हैं, दैट इज व्हाट, नंबर 1 लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में एंड नंबर 2 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। अब चैप्टर 2 पे आते हैं, राइट इशू। राइट इशू सेक्शन 62(1)(a) हमने पढ़ा था वंस अपॉन ए टाइम। 62(1)(a) इसमें हम लोग ऑफर जो है उसके ओपनिंग की बात करते थे। मिनिमम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 30 डेज के लिए ओपन रहता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो उसमें इन्होंने कुछ एड ऑन किया। क्या एड ऑन किया, देखो, शेल ओपन फॉर एटलीस्ट 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रेस्क्राइब, या मैक्सिमम 30 दिन। The time period within which the offer shall made for acceptance shall not be less than 7 days from the date of offer। अब ये एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। देखो इसमें क्या लिखा था, और सच लेसर नंबर। तो ये लेसर नंबर कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, CG डिसाइड करेगी। हम लोगों ने जो प्रोविजन पढ़ा था उसमें लिखा था एटलीस्ट 15 डेज या सच लेसर नंबर। अब वो लेसर नंबर किसके ऊपर था, CG के ऊपर था। CG विल डिसाइड कि वो लेसर नंबर क्या होगा। तो अभी फिलहाल CG ने लेसर नंबर डिसाइड कर दिया है ऑलरेडी, एंड दैट इज व्हाट 7 डेज। दैट इज व्हाट 7 डेज। मतलब अगर अब यहाँ पे आप कोई भी डेट फिक्स करते हैं तो 7 दिन से कम तो कभी भी नहीं हो सकता। गॉट इट। तो ये राइट इशू में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, एक लाइन आपको ऐड करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे आ गए हम। छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट का हमने सेक्शन पढ़ा था। सेक्शन 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जिसमें डिस्क्लोजर देने होते थे कि कौन बेनिफिशियल होल्डर है, कौन रजिस्टर्ड होल्डर है। आई होप याद आ रहा हो आपको वो सेक्शन की रजिस्टर्ड होल्डर बेनिफिशियल होल्डर दोनों क्या करते हैं, ROC को इंटीमेशन करते हैं, कंपनी को इंटीमेशन करते हैं। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब देखो क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification exempt any class or classes of persons from complying with any of the requirement of this section except subsection 10 if it is considered necessary to grant such exemption in the public interest, and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to the condition as may be specified in the notification। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला भैया, CG क्या कर सकता है, CG अगेन CG का पावर है। आप देखो सेक्शंस में CG के पावर डाल दिए गए, CG में एग्जाम्प्ट कि जो डिस्क्लोजर देने थे ना उसके रिक्वायरमेंट से CG क्या कर सकता है, एग्जाम कर सकता है। 2 बातें हैं, विद और विद कंडीशन, विद और विदाउट कंडीशन, विद और विदाउट कंडीशन कैसे भी कर सकता है। CG बोलता है कि आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी तो एग्जाम्शन मिलेगी, तो CG की इच्छा। CG बोलते हैं स्ट्रेट अप एग्जाम्शन दे देंगे, जैसे स्टार्टअप है उसको बोलते हैं स्ट्रेट अप एग्जाम्शन है तो दे दिया, तो वो CG की इच्छा है। CG किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपनीज को या क्लास ऑफ पर्सनस को यहाँ पे एग्जाम्शन ग्रांट कर सकता है। छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 89 में। कौन कौन सा अमेंडमेंट हुए, लिस्टेड कंपनी का अमेंडमेंट हुआ, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन, राइट इशू में एक छोटा सा लाइन ऐड करना है,
और सेक्शन 89 में अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की एग्जामिशन दे सकती है। चलिए अब चैप्टर 6 में जो पेनल्टी में अमेंडमेंट है सेक्शन 124 सबसेक्शन 7 में कि अगर कोई भी कंपनी टाइमली अमाउंट जो है जमा नहीं कराती है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, है ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, तो उसके कंसर्न में पेनल्टी थी। तो ये हमने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ी है। मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है कि जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस ले रखी हैं, पुराने अटेम्प्ट्स में पढ़ा था, तो उनको पता होना चाहिए कि ये भी एक अमेंडमेंट है, हमने क्लास में ऑलरेडी अमेंडेड ही कवर किया था। तो ये पेनल्टी वाला पॉइंट उन्हीं बच्चों को देखना है जिन्होंने पुरानी लेक्चर्स देखे हैं। चलिए अब CSR जो है उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं। CSR में आजकल बहुत ज़्यादा भर के अमेंडमेंट आ रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, तो उनके कंसर्न में CSR में काफ़ी सारे रिसेंटली अमेंडमेंट ऐड हुए हैं। तो क्या क्या अमेंडमेंट है, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 की, तो सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 बोलता है कि आपको CSR करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 2%। 2% ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो ये प्रोविजन था हमारा, ठीक है। साथ ही में अगर आपने नहीं किया तो आपको फेलियर होता है, तो डिस्क्लोजर वगैरह देना पड़ता है। ये सारे रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब जो प्रोविजन में ऐड करना है, नया पॉइंट क्या बोलता है? अच्छा आपने ये तो बोला था कि अगर आपका कोई अमाउंट कम खर्चा हुआ है, अनस्पेंट है, तो उसका क्या सेटलमेंट करोगे, वो तो बता दिया था। लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये नहीं बताया था कि अगर मान लो एक्सेस खर्चा कर दिया तो उसको क्या करें, क्या उसका बेनिफिट आगे दोगे कि नहीं दोगे। तो अभी क्योंकि फिलहाल नाउअडेज कंपनी से बहुत ज़्यादा CSR में खर्चे हो रहे हैं, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में क्या हुआ, इफ कंपनी स्पेंड्स व्हाट, एक्सेस अमाउंट, व्हाट, एक्सेस अमाउंट खर्चा करेगी कंपनी, तो क्या करें, सच कंपनी में सेट ऑफ such excess amount against the requirement to spend under this subsection for such number of succeeding financial year and in such manner as may be prescribed। तो क्या बोलता है कि अगर आपका कुछ एक्सेस अमाउंट खर्चा हुआ है, इसको आगे आने वाले सालों में हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं, सेट ऑफ करा सकते हैं। लेकिन वो भी कैसे, एज प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कहाँ होता है, वही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, तो सीधी जैसा प्रेस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे ऐड करना है एक्सेस अमाउंट का, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर बोलता है सबसेक्शन 6, ये तो आपका नॉर्मल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद सबसेक्शन 7 जो है वो एक न्यू इंसर्शन हुआ है, सबसेक्शन 7 ऐड किए हैं। क्या, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट। भाई साहब अब तक तो कंपनीज एक्ट ने CSR कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट के कंसर्न में कोई पनिशमेंट नहीं दे रखा था। अब तक तो सिर्फ एडवाइजरी था, ये करो, नहीं तो नोटिफिकेशन में डालो, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में डालो, डिस्क्लोजर दो, ऐसा। अब पनिशमेंट डाल दिया। क्या बोलते हैं, if company is in default in complying with the provision of subsection 5 or subsection 6, the company shall be liable to a penalty। कितनी penalty? Twice the amount required to be transferred by the company to fund। कितना है? 2 times। in schedule 7 या फिर unspent CSR amount as the case may be, और 1 crore, 2 times the amount टू बी ट्रांसफर्ड है, तो वो, या फिर अनस्पेंट अमाउंट। भाई अगर मान लो पूरा ही खर्चा नहीं किया आपने तो पूरे अमाउंट का ट्वाइस ले लेना, और अगर मान लीजिए कुछ पोर्शन है, कुछ तो कर दिया कुछ नहीं किया, तो अनस्पेंट अमाउंट कर लेना, या फिर 1 करोड़। इनमें से कौन सा अमाउंट देखेंगे, लेसर। विच अमाउंट, लेसर अमाउंट। इनमें से क्या देखेंगे, लेसर अमाउंट देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई, पेनल्टी लगा दी इन्होंने। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, अब यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी, ये पनिशमेंट तो किस पे था, कंपनी पे, ये तो कंपनी पे था। अब जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे उस पर भी तो लाइबिलिटी होगी ना पेनल्टी की, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1/10 ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सच फंड इन शेड्यूल 7, या फिर अनस्पेंड CSR अमाउंट एज द केस में बी, और 2 लाख रुपीज एवरेज ऐसा। तो यहाँ पे ऑफिसर के केस में कितना हुआ, 1/10 ऑफ CSR अमाउंट या फिर अनस्पेंड, जैसा भी केस है
अगर पूरा ही खर्चा नहीं किया तो पूरे का ले लेना, और अगर कुछ खर्चा कर दिया कुछ नहीं किया तो जितना स्पेंड है उसको ले लेना, या फिर 2 लाख, इनमें से भी वही क्या है, विच एवर इज लेसर। ये किस पे है, पेनल्टी ऑफिसर पे। तो इस तरह से ये एक पनिशमेंट वाला जो पॉइंट है वो न्यूली एडेड हो गया है। एक और यहाँ पे सबसेक्शन ऐड हुआ है, सबसेक्शन 9, व्हाट इट इज, where the amount to be spent by the company under subsection 5 does not exceed 50 लाख रुपी। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 50 लाख। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 50 लाख। तो उस केस में क्या नहीं करना पड़ेगा, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो किससे एग्जाम्पशन मिल गई, CSR कमिटी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा लेकिन कमिटी फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कमिटी से क्या मिल गई, एग्जाम्पशन। अब आपको कमेटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो CSR में क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने बोला एक्सेस अमाउंट वाला, कि एक्सेस अमाउंट है तो उसका आपको आगे सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर उन्होंने कुछ नए सबसेक्शन ऐड किए, एक तो पनिशमेंट आ गया, कंपनी का पनिशमेंट, कंपनी की पेनल्टी अलॉन्ग विद जो भी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट है उसका पेनल्टी। फिर क्या होता है, अगर आपका अमाउंट मैक्सिमम 50 लाख है तो आपको CSR कमेटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड खुद ही कर लेगा इस काम को, तो बिना कमेटी के भी आप इस काम को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटीज नॉट अमाउंटिंग टू CSR। आई होप आपको याद होगा हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जैसे इंडिया के बाहर अगर आपने कोई खर्चा किया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हो, सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए करते हो, है ना। तो हमने 4 ट्रांजेक्शन पढ़े थे जिनको हम CSR नहीं मानते, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो। अब रूल्स में 2 पॉइंट और थे, तो रूल्स में ये 2 पॉइंट और ऐड हुए। कौन कौन से, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के मार्केटिंग बेनिफिट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस बेनिफिट के लिए ना भैया, CSR थोड़ा ना हुआ, उसको CSR नहीं मानेंगे। एंड सेकेंडली, एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। आपको PF कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो करना है ना, वो थोड़ी ना कोई CSR है। तो अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, या किसी को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा। तो किसी लॉ के कंप्लाइंस में अगर आप कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मिट आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली इन दैट केस आपको वो कॉन्ट्रीब्यूशन CSR में काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेंगे। चल, अब है CSR रिपोर्टिंग रूल 8। इसकी लैंग्वेज आपको चेंज करनी है। CSR रिपोर्टिंग रूल 8 जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है उसको कट कर देना और उसकी जगह पे अब ये वाला जो नया है वो पढ़ना। वैसे रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा था कि बोर्ड रिपोर्ट में जाता है और फॉरेन कंपनी है तो उसके केस में क्या करते हैं अपन, एनेक्चर वगैरह लगाते हैं ना, वैसा कुछ है लेकिन कुछ लैंग्वेज चेंज हो गई तो उसके हिसाब से न्यू लैंग्वेज पढ़ेंगे। द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल्स पर्टेनिंग टू एनी फाइनेंशियल ईयर शैल इंक्लूड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। बोर्ड रिपोर्ट में क्या होगा, CSR की रिपोर्टिंग होगी, कंटेनिंग पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन एनेक्चर 1 और 2 एज एप्लीकेबल। तो पूरी बोर्ड रिपोर्ट में एंटायर डिटेल जाएगी। नंबर 2, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी के केस में क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट फाइल्ड अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3D1 shall contain annual report on CSR containing particulars specified in annexure 1 और 2 as applicable। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या लगाना पड़ेगा आपको, एनुअल रिपोर्ट CSR कंटेनिंग। अच्छा, नॉर्मल कंपनी के केस में बोर्ड रिपोर्ट के साथ लगेगा और फॉरेन कंपनी के केस में बैलेंस शीट के साथ लगेगा। ये अमेंडमेंट हो गया। देन एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर। अब CSR ऑब्लिगेशन कितनी, 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है, ठीक है, तो इन दैट केस इन द 3 immediately preceding financial year shall undertake इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक नया काम करना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। किसके थ्रू, अब कोई असेसमेंट करते हो तो इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू ही करोगे ना, कोई आपका ही नोन पर्सन जो है आपकी कंपनी का एम्प्लॉय वो तो करेगा नहीं, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। ऑफ देयर CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटलेस of 1 crore rupee or more and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study। तो अगर कोई कंपनी उसमें 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का CSR कंट्रीब्यूशन है, कितना, 10 करोड़ और मोर CSR कंट्रीब्यूशन है, तो उनको क्या कराना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। कि भाई
आप CSR का जो है वो सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना, सब कुछ चीज़ें चेक करेगा वो। इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे ऑडिटर अपॉइंट होता है वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया। अब ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट, जो भी असेसी होगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी वो करेगी। और ये एजेंसी जो है इसका भी फीचर देना कि ये जो फीचर क्या होना चाहिए, तो कम से कम 1 साल होना चाहिए, कम से कम 1 साल से काम कर रही हो। अलॉन्ग विद इसके पास कितना आउटले, जब 1 करोड़ की प्रोजेक्ट CSR प्रोजेक्ट का आउटले हो उसके पास होने चाहिए। द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड शैल बी अनेक्स्ड टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। और जो इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आई है वो भी आपको अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ लगानी पड़ेगी, ठीक है। A company undertaking impact assessment may book the expenditure towards CSR responsibility for that financial year, which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure और 50 लाख whichever is lesser। अब देखो, कोई भी एजेंसी अगर असेसमेंट करती है, एग्जामिनेशन करती है, तो भाई खर्चा तो लगता है ना, पैसे ऐसे तो लगते हैं, बिना पैसे के खर्चे के कैसे एग्जामिनेशन होगा? तो वहाँ पे जो खर्चा हम लगा रहे हैं, खर्चा एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो कितना परसेंट मैक्सिमम? 5%। 5% किसका? CSR एक्सपेंडिचर टोटल का, है ना। और 50 लाख whichever is lesser, बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा खर्चा अलाउड नहीं होगा भाई। मैक्सिमम पता चला कि असेसमेंट में आपने इतना हैवी खर्चा कर दिया, CSR में इतना नहीं हो रहा, तो CSR में खर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो? 5% और 50 लाख whichever is lower, मतलब 50 लाख से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ये खर्चा किसी भी केस में। चलिए, तो ये क्या था हमारा बोर्ड रिपोर्ट वाला केस था जिसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं CSR की। चलिए, अब कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्लैरिफिकेशंस हैं जो CSR के कंसर्न में आए हैं। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम जो कोविड में एक अमेंडमेंट आया था, तब वहाँ पे बोला गया था कि जो भी कोविड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको CSR मानेंगे। तो अब उसमें क्लैरिफिकेशन दे रखें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को भी और CSR माना जाएगा। स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन्स या प्रोग्राम्स और पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटी। देखो, जब कोविड वैक्सीनेशन आया था तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ्स, वैक्सीनेशन नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बॉडी पे पता नहीं क्या एडवर्स इम्पैक्ट, वो पता नहीं क्या क्या, तो कुछ बोलते हैं वैक्सीनेशन लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अब ऐसे में कुछ एक रूरल बैकग्राउंड के लोग तो हम तो लगवाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक कैंपेन चलाया, अवेयरनेस कैंपेन कि नहीं वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, वैक्सीनेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो, है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वैक्सीनेशन किया तो आपके ऊपर कम जो है इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड का। तो इस तरह का आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, अवेयरनेस कैंपेन, तो वो कोविड-19 से रिलेटेड इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो CSR में काउंट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ। देन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर सेटिंग अप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल या टेम्परेरी कोविड केयर फैसिलिटीज़। जब कोविड बहुत भयंकर फैलता है, स्प्रेड होता है, तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेरी कोविड फैसिलिटीज सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो देन एब्सोल्युटली अलाउड है, वो भी CSR में काउंट होगा। भैया खर्चा हो रहा है भी आपका और सोशल वेलफेयर का काम है, डेफिनेटली अलाउड होगा। देन CSR फंड फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, establishment of medical oxygen generation and storage plant, manufacturing and supply of oxygen concentrators, ventilators, cylinders and other medical equipment। कोविड सेकेंड के टाइम पे सबको पता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल रहे थे, है ना, वेंटिलेटर्स नहीं अवेलेबल थे, कितना क्रूशियल क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसे में अगर आप इस तरह के इक्विपमेंट अरेंज करें, मेडिकल इक्विपमेंट, तो वो सब भी किस में फॉल करेगा? CSR में ही फॉल करेगा। गॉट इट? चलिए, तो ये CSR से रिलेटेड हमारे कुछ अमेंडमेंट्स थे, इसमें कुछ नए पॉइंट्स ऑन हुए हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। लेट्स मूव फर्दर, चैप्टर नंबर 8 पे बढ़ते हैं हम लोग। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, सेक्शन 129A जो है वो एक न्यूली इंसर्ट सेक्शन है। हम लोगों ने 128 पढ़ा था, अब उसका 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब 129A जो है वो इन्होंने एक और ऐड ऑन किया। तो व्हाट इट सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर such class or classes of unlisted company as may be prescribed। अब है ना, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है? फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने की बात कर रहा है ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कहाँ एक्सरसाइज करेगा? वही सेम टू सेम रूल्स में एक्सरसाइज करेगा
तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला गया रूल बना देगा उठा करके। तो अभी यहाँ पे सेक्शन ऐड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। क्या ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उनको क्या बनाने पड़ेंगे? फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, कितने पीरियड के बनाने पड़ेंगे, किस फॉर्म में होगा, वो सीजी बताएगी। Obtain approval of board of director and complete audit or limited review of such periodic financial results in such manner। और साथ ही में क्या लेना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल या ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू कितने पीरियड में लेना है वो भी सीजी डिसाइड करेगी। कॉपी विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट पीरियड विद सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब। और साथ ही में इसकी कॉपी किसको फाइल करनी है? आरओसी को। तो 3 बातें बोली। कितने पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो सीजी बताएगी। मैनर क्या होगा वो भी सीजी बताएगी। देन बोर्ड की अप्रूवल, ऑडिटर की रिपोर्ट, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो या लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट हो वो। एंड थर्डली इसकी कॉपी किसको फाइल करनी है? आरओसी को। और वो कितने दिनों में करनी है वो तो बता दिया, 30 days में। कंप्लीशन ऑफ रेलेवेंट पीरियड विद सच फी। अब फीस भी कौन बताएगा? सीजी बताएगा। तो इसमें समय प्रेस्क्राइब करके एक सेक्शन नोटिफाई कर दिया, तो इसका अंदर सीजी जो है अब वो प्रेस्क्राइब कर देगा रूल्स के अंदर कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। चलिए लेट्स मूव फॉर द ऑन चैप्टर नंबर 9 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 आई होप सबको याद होगा, MJD 7 में एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है, लेकिन इसके लिए एग्जाम्पशन दे दी गई है ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज को। उनको बोला आपको MJD 7 नहीं फाइल करना है, आपको सिर्फ MJD 7A फाइल करना है। तो एक्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, क्योंकि ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी का जो फॉर्म है वो क्या प्रेस्क्राइब हो गया? MJD 7A हो गया है। इसका मतलब इनको कंपैरेटिवली लेस कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी। नॉर्मल कंपनी को MJD 7 फाइल करना पड़ता है, इनको MJD 7A फाइल करना पड़ेगा। कौन सी दो कंपनीज को? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज को। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये प्रोविजन ऐड हुआ सेक्शन 92 में, और इसका फॉर्म जो रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया MJD 7A। MJD 7A। अब देखिए सारे रूल्स में अपने जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उन सब में सीजी के पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, सीजी के पावर एक्सर्ट किए गए और सीजी ने उन पावर्स को एक्सरसाइज कर दिया रूल्स के अंदर। तो मोस्टली अमेंडमेंट्स में यही सब कुछ हो रहा है ना। चलिए चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हम लोग, मर्जर और स्मॉल कंपनीज या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। स्मॉल या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। आपको याद होगा सेक्शन 233 हमने पढ़ा था जो स्मॉल कंपनीज के मर्जर अमेलगमेशन की बात करती है। उसमें क्या बोला था? नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 एंड 232 अ मर्जर और अमेलगमेशन में बी एंटर्ड इनटू। स्मॉल कंपनीज के लिए कौन कौन सी कंपनीज को कवर किया गया था? 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। एक तो ये था, या होल्डिंग और उसकी होल्ली ओन सब्सिडरी, है ना, होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी। ये दो टाइप की कंपनीज कवर की गई थी सेक्शन 233 में। कौन कौन सी कंपनीज थी? नंबर 1 बिटवीन स्मॉल कंपनीज एंड दूसरा होल्डिंग कंपनी और उसकी होल्ली ओन सब्सिडरी। फिर लिखा था सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, ऐसे लिख दे, एकदम मस्त बात होती है। क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब कौन करेगा भाई? ऑफ कोर्स रूल्स प्रेस्क्राइब करेंगे, और रूल्स प्रेस्क्राइब हो गए हैं। तो क्या प्रेस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? देखो भाई 2 और मोर स्टार्टअप्स भी इसमें ऐड हो गए। अभी तक तो स्मॉल कंपनी बोला था, स्टार्टअप्स भी ऐड हो गए, तो 2 और मोर स्टार्टअप। तो तीसरा कौन ऐड हो गया? स्टार्टअप्स। है ना, बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप्स, एक तो ये ऐड हो गया। और 1 और मोर स्टार्टअप विद 1 और मोर स्मॉल कंपनी, तो मतलब ये भी हो सकता है स्मॉल विद स्टार्टअप, ये भी अलाउड है। स्मॉल कंपनी विद स्टार्टअप, ठीक है ना, ये भी अलाउड है। तो ये 2 नई कैटेगरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके और अलाउड। अब 4 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? 2 या उससे ज़्यादा स्मॉल कंपनी के बीच में, होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी के बीच में, 2 या उससे ज़्यादा स्टार्टअप्स के बीच में, और स्मॉल और स्टार्टअप बीच में। तो ये सब के सब किस में फॉल करेंगे? सेक्शन 233 के अंदर ही फॉल करेंगे। चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमने एसटीबी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। एसटीबी फॉर्म्स स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, जिसमें आरओसी का पावर है कि जो फॉर्म डायरेक्टली फाइल होते हैं उनको कभी भी वो एग्जामिन कर सकता है, कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
इन फॉर्म्स के लिए एक यहाँ पे सेंटर स्टैब्लिश किया गया। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर, CSC, सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर। क्या करेगा ये? फॉर कैरिंग आउट स्क्रूटनी ऑफ स्टेट थ्रू प्रोसेस ई फॉर्म्स फाइल्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर विच हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम मार्च 2021। अब ये स्क्रूटनी करने के लिए भैया ये फॉर्म्स आ रहे हैं स्टेट थ्रू, उसमें तो आरओसी पहले क्या करता था, कभी भी रैंडमली कभी भी एग्जाम करता था, फिर बहुत बाद में जाके पता चलता था कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे अब एक स्क्रूटनी सेंटर हो गया है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर है। ये सेंटर क्या करेगा? जो भी फॉर्म्स STP में फाइल किए गए उनको एग्जामिन करेगा। CSC shall function under the administrative control of the e-governance cell of the MCA, of course MCA के अंडर ही काम करना है। It shall carry out scrutiny of the aforesaid form and forward finding thereon wherever required to the concerned judicial ROC for further necessary action under the provisions and rules made thereunder। तो ये CSC एग्जामिनेशन करने के बाद किसको भेज देगा? ऑफ कोर्स ROC को भेजेगा कि भैया ये फॉर्म्स में हमारी ये फाइंडिंग है, यहाँ पे ये फॉर्म्स में गड़बड़ मिलती है, तो जैसे ही गड़बड़ मिलेगी तो वो किसको भेज देगा? ROC को भेज देगा। गॉट इट? सिंपल सा इंसर्ट है। CSC स्टैब्लिश किया CG ने STP फॉर्म्स के स्क्रूटनी के लिए, स्क्रूटनी करेगा और रिपोर्टिंग किसको देगा? ROC को देगा। कहाँ सिचुएटेड है? गुड़गांव में। एग्जैक्टली एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, गुड़गांव में, बस इतना इनफ है। चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है किसके रिगार्डिंग में है? चैप्टर नंबर 17 में जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17, देखिए चैप्टर 17 में आपको याद होगा हमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात की थी, जिसमें दो टाइप की कंपनी थी, हैविंग प्रॉफिट्स, नॉट हैविंग प्रॉफिट्स, है ना। तो सेक्शन 197 के प्रोविजंस हमने पढ़े थे, और अगर नॉट हैविंग प्रॉफिट्स है तो स्केड्यूल 5 के प्रोविजन पढ़े थे। इस स्केड्यूल 5 में कुछ अमेंडमेंट है, और वो क्या अमेंडमेंट है? लेट्स सी। सेक्शन 2 जो था इसका, इसमें आपको एक वर्ड ऐड करना है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लिखा था, रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन, उसमें आपको एक वर्ड ऐड करना है, और अदर डायरेक्टर एक वर्ड ऐड करना है। मैनेजरियल पर्सन के साथ साथ क्या ऐड करना है? और अदर डायरेक्टर, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए बेसिकली। तो जो भी रेम्यूनरेशन होगा उसमें मैनेजरियल पर्सन के साथ और अदर डायरेक्टर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। नॉट एक्सीडिंग द लिमिट, अब देखो टेबल थी हमारी एक, अगर आपको याद हो गलती से, इसमें इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे कुछ लिमिट्स दे रखी थी, तो वो लिमिट सेम है, दैट इज सेम, वही लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 250 करोड़, 250 करोड़ एंड अबव, दैट इज द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज सेम। अच्छा, मैनेजरियल पर्सन की जो लिमिट थी दैट इज ऑल्सो सेम, वही 60 लाख, 84, 120 लाख, दैट इज सेम। बट क्योंकि अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया था अदर डायरेक्टर, तो ऑफ कोर्स उन अदर डायरेक्टर के लिए भी तो लिमिट बतानी पड़ेगी ना भाई। तो वो लिमिट यहाँ पे है कितनी? 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख एंड 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको लिमिट दे रखी है इसमें डिवाइडेड बाय क्या कर देना? 5 कर देना। सब में 5 का डिवाइड देते जाओगे तो नई लिमिट निकल जाएगी। अभी किसकी लिमिट है ये? अदर डायरेक्टर की। और ये सारे जो भी वैल्यूज है किसमें? रुपीज़ में, ऑफ कोर्स है, डॉलर वॉलर नहीं, ये रुपी में ही है। इंडियन डायरेक्टर्स हैं तो इंडियन रुपी में ही पेमेंट होगा। तो क्या होगी? 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख प्लस 0.01% ओवर एंड अबव 250 करोड़ की जो भी एक्सेस इफेक्टिव कैपिटल है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पे, अदर डायरेक्टर से कंसर्न में। एक CSR वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। चलिए, अब है सिटिंग फी या कमीशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कंसर्न में, उसमें भी एक पॉइंट ऐड हुआ है। अगर बाकी सारे पॉइंट सेम है, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन excluding of any fee payable under subsection 5 of section 197 in accordance with the provision of schedule 5। इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी किसके हिसाब से मिल जाएगा? उसको स्केड्यूल 5 के हिसाब से ही मिलेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन स्केड्यूल 5 के हिसाब से मिल जाएगा, है ना। ये एक नया इंसर्शन है। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। चैप्टर नंबर 19, सेक्शन 117। याद करो, जब भी हम कोई SR या कोई भी अग्रीमेंट वगैरह करते हैं तो ROC को इंटीमेशन आती है MGT 14 में। यस, MGT 14, रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद ROC
उसी के कंसर्न में एक अमेंड है, कुछ एडिशन किया गया है। क्या बोलता है ये देखो, नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड टू ग्रांट लोन, गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन respect of loan under clause F of subsection 3 of section 179 in ordinary course of business। अच्छा आप याद करो section 179, this is power of board, power of board, इसमें बोर्ड का पावर क्या होता है? लोन वोन का सारा, लोन गारंटी ये सारे पास होते हैं ना। अब यहाँ पे जो सेक्शन 179 में पावर ऑफ बोर्ड है वो प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे? उसके कंसर्न में एमजीटी 14 आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है, तो वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? बैंकिंग कंपनी पे, एनबीएफसीज पे और हाउसिंग फाइनेंस पे। तो ये जो एग्जाम्पशन है एमजीटी 14 का, एग्जाम्प्टेड इस रिगार्डिंग में लोन के कंसर्न में, गारंटी और सिक्योरिटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किन 3 कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया गया यहाँ पे देखो, बैंकिंग, एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस। भाई इनका तो रोज का ही काम है ना, तो इनको क्यों बार बार एमजीटी 14 वगैरह फाइल कराने का ऑब्लिगेशन डाल रहे हो? तो इसलिए इन कंपनीज को क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है। दैट्स इट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 में अमेंडमेंट आ गया सेक्शन 117 के कंसर्न में। ओके, तो बस इतने ही अमेंडमेंट है। देखिए आईसीएसआई के जो सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ मिसलेनियस सप्लीमेंट्स करके भी दे रखे हैं, लेकिन जो सेक्शंस वहाँ पे कवर किए गए हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में कवर ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 30 पेज के अमेंडमेंट दे दिए है, उसमें वो मॉड्यूल में कवर्ड ही नहीं है। तो जब मॉड्यूल में कवर्ड ही नहीं है वो सेक्शन, तो वो अमेंडमेंट पढ़ना इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। तो वो अमेंडमेंट हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। वो प्रोफेशनल के और किसी भी अदरवाइज लिंक्ड सब्जेक्ट जो है प्रोफेशनल के, उनके अंदर आरसीटी में कवर्ड है ना, तो वहाँ के या डीडीसीजी में कवर्ड है प्रोफेशनल के, वो सेक्शंस यहाँ पे उन्होंने डाल दिए रेफरेंस के लिए ऐसे ही मजे मजे में। तो आपको वो नहीं पढ़ने, इसलिए अगर आप सप्लीमेंट देख रहे हैं ऐसे के तो ये मत सोचना और ये तो मैम ने कवर ही नहीं करा है। वो क्यों नहीं कवर करा है उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो सेक्शंस आपके मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। आपके लिए जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आपको बस यही सेक्शंस पढ़ने हैं। गॉट इट? दैट्स इट। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हमारे हो गए हैं, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस में है लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, डिविडेंड की पेनल्टी में कुछ अमेंडमेंट आ गया, सेक्शन 89 में अमेंडमेंट आ गया, राइट इशू में पीरियड में कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं, और मोटा मोटा जब अमेंडमेंट देखोगे तो हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर इन्होंने दे दिए ताकि रूल्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट कवर होते हैं। अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पेपर अच्छे से पढ़िए एग्जाम के अंदर, एंड देन उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करिए, और एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन ढंग से लिखिए। प्रॉपर वे के अंदर आपको आंसर रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर, और टाइम मैनेजमेंट जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।